हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो प्रौद्योगिकीय संस्थान सुधार के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। और इसके बावजूद इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। और पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति था हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से बहुत ही लोगों में जागरूकता फैला, और इसमें इन दोनों क्रांति से एक क्रांति आ गया, एक अलग सा चेंजिंग देखने को मिला। इसके अलावा विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा, और विकास भी हुआ लेकिन कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह पाया। और उसके अलावा उन 1980 और 1999 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी पॉइंट से रिलेटेड देखेंगे पूरा चैप्टर को, और देखेंगे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान सरकार द्वारा किस प्रकार से किया गया। तो ये सारे इस चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो सारा इस पॉइंट को देखेंगे। और इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया सरकार के तरफ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करना, किसानों के बिचौलिए और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो ये सब इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे घरेलू सकल उत्पाद में कृषि का योगदान, जनसंख्या के लिए योगदान, आजीविका का साधन, और भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किया। क्या क्या किया उसको हम लोग देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसको देखेंगे। पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया। बागवानी विकास किया गया बागवानी का। मौसम विज्ञान और मौसम के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास किया गया। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, और इसका 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न रहता है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है हमारे देश से। सॉरी। तो हम लोग देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार के होते हैं। तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियां में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। वाणिज्यिक खेती हो गया, जीवन निर्वाह खेती, तो अनेक प्रकार है कृषि का। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। वो आगे देखते हैं कि कौन कौन सा कृषि तंत्र को अपनाया गया है। तो जिसमें से पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसे जीवन निर्वाह करने कृषि बोला जाता है। जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि किया जाता है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल हो गया, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून
मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि, जीवन निर्वाह करने वाली कृषि बहुत ही छोटे तौर पर किया जाता है, आमतौर पर देखा गया है कि, और ये कुछ समुदाय मिलकर के करते हैं इस प्रकार की खेती, और छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार की खेती के लिए। और इस प्रकार की खेती मानसून पर देखा जाता है कि मानसून पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। प्राकृतिक उर्वरता, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर इस प्रकार की कृषि का फसल जो है उगाया जाता है। तो इस प्रकार के कृषि से लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और जीवन निर्वाह के लिए इस प्रकार के छोटे तौर पर कृषि की जाती है। उसके बाद है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि है, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहां पर घने लोग बसे हुए होते हैं, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है, वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जीवन निर्वाह के लिए यहाँ पर अनाज चाहिए, इसलिए इस प्रकार की खेती उस जगह पर की जाती है। तो ये श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में कृषि को, अनाज को उपजाने के लिए यहाँ पर अधिक प्रकार के रासायनिक खादों का, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार से अधिक उत्पादन किया जाता है। तो भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है। देखने को इस प्रकार से मिल रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका आकार बहुत ही छोटा होते जा रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। उसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में मुख्य रूप से मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, जिससे वैसा बीज जिसमें अधिक फायदा हो, तो उस प्रकार के बीज को बोया जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस प्रकार की खेती में, वाणिज्यिक कृषि में बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों की प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज को पैदा किया जाता है, पैदावार प्राप्त करना होता है। और कृषि के बाद वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हरियाणा और पंजाब को अगर हम देखते हैं, तो हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। यही चावल को अगर हम देखते हैं तो उड़ीसा में एक जीविका निर्वाह के लिए फसल माना जाता है, और इसी को हम देखते हैं तो हरियाणा और पंजाब में इसको वाणिज्यिक खेती के रूप में देखा जाता है, वाणिज्यिक कृषि के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि का लंबे चौड़े इसमें फसल उगाया जाता है। लंबे चौड़े क्षेत्र में एक प्रकार का फसल उपजाया जाता है, लगाया जाता है, एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में इंटरफेस जिसको बोलेंगे, तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बहुत ज़्यादा एरिया में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ता है और अत्यधिक श्रमिकों की ज़रूरत पड़ता है। तो इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ता है और बहुत ज़्यादा इसमें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। ये सब रोपण फसल है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला
क्वेश्चन को इस प्रकार का यहाँ पर रोपण कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि कौन सा ऐसा कृषि है जिसको बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है या बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है, तो रोपण कृषि होगा उसका आंसर, क्योंकि रोपण कृषि को बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में लगाया जाता है, रोपा जाता है। तो और इसमें बहुत ज़्यादा श्रम और पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, रोपण कृषि में रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। रबी फसल और खरीफ फसल के बीच का जो ऋतु होता है, उस ऋतु में जो फसल को बोया जाता है उसको जायद फसल कहा जाता है। जायद फसल जायद ऋतु में मुख्यतः तारबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तारबूज और खरबूजे और खीरा से बहुत ही ज़्यादा हम लोग के पानी मिलता है शरीर में, जब हम लोग खाते हैं गर्मी के मौसम में, समर सीजन में इस प्रकार का फसल को उगाया जाता है, तो उस समय हम लोग के शरीर में पानी का जो कमी होता है उसको पूर्ति करता है इसको खाने से। और गन्ने की फसल को, गन्ने का फसल जो होता है वो पूरे 1 साल लग जाता है, सबसे ज़्यादा समय लेता है गन्ने की फसल, पूरा लगभग 1 वर्ष लग जाता है गन्ने की फसल तैयार होने में और इसको काटने में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शस्य प्रारूप में भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती है, जो इस प्रकार से होता है खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल तीनों को हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। तो खरीफ फसल और रबी फसल, खरीफ और रबी का बीच का जो फसल होता है उसको जायद फसल कहा जाता है। ये समर सीजन में मिलता है हम लोग को, जैसे तारबूज, खरबूज हो गया। तो इस शस्य प्रारूप पे ऋतु भारत में 3 शस्य ऋतुएं जो होती है उसमें खरीफ, रबी और जायद फसल उगाया जाता है तीनों ऋतुओं में। और आपने देखा होगा कि भारत की भौतिक विविधताओं, संस्कृतियों, के बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है कि ये देश में कृषि पद्धतियाँ शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होती है और इसलिए देश में बोई जाने वाले फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। इसमें से मुख्य फसल में और हो गया मिट्टी, जलवायु और कृषि पत्ती में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल हो गया चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। ये भारत की प्रमुख फसल में से हुआ। एक बार फिर देखते हैं भारत के प्रमुख फसल में क्या हो गया, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन और कपास और जूट। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी 3 प्रकार के फसल को अध्ययन किया, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, और किन के मौसम में कब कब इन तीनों फसल को उगाया जाता है उसको हम लोगों ने देखा। आगे इस चैप्टर में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।